नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है प्रेम रात दुनिया का यह शायद पहला शब्द होगा जिसके एहसास से मूक पशु पक्षी और पेड़ पौधे तक वाकिफ हैं। बावजूद इसकी कोई तय परिभाषा नहीं है। अब ऐसे एहसास को अजूबा ना कहें तो क्या कहें। बड़ा ढीठ होता है यह प्रेम। न उम्र देखे न जाति, न सामाजिक स्तर, न शक्ल सूरत, न शिक्षा न पेशा। बस हो गया तो हो गया। क्या कीजिएगा। तन पर तो वश चल सकता है, उस पर बंधन भी लगाया जा सकता है, लेकिन मन को लगाम कैसे लगे। 7 घोड़ों पर सवार होकर दिलबर के चौबारे पहुंच जाए तो फिर मलते रहिए अपनी हथेलियां। महिमा भी आजकल इसी तरह बेबसी में अपनी हथेलियां मसलती रहती है। जब जब वतन उसके सामने आता है वह तड़प उठती है। एक निगाह अपने पति कमल की तरफ डालती और दूसरी वतन पर जाकर टिक जाती है। ऐसा नहीं है कि कमल से उसे कोई शिकायत रही थी। एक अच्छे पति होने के तमाम गुण कमल में मौजूद हैं। न होते तो क्या पापा अपने जिगर का टुकड़ा उसे सौंपते। लेकिन क्या भौतिक संपन्नता ही एक आधार होता है संतुष्टि का। मन की संतुष्टि कोई माने नहीं रखती। अवश्य रखती है। तभी तो बाहर से सातों सुखों की मालकिन दिखने वाली महिमा भीतर से कितनी याचक थी। महिमा कभी भी बहुत सोचती है प्रेम के विषय में। यदि वतन उसकी जिंदगी में न आता तो वह कभी इस अलौकिक एहसास से परिचित ही न हो पाती। अधिकांश लोगों की तरह वह भी इसके सतही रूप को ही सार्थक मानती रहती। लेकिन वतन उसकी जिंदगी में आया कहाँ था। वह तो लाया गया था, या कहिए कि धकेला गया था उसकी तन्हाइयों में। कमल को जब लगने लगा कि अपनी व्यस्तता के चलते वह पत्नी को उसके मन की खुशी नहीं दे पा रहा है तो उसने यह काम वतन के हवाले कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे अपराधबोध से ग्रस्त माता पिता समय की कमी पूरी करने के लिए बच्चे को खिलौनों की खेप थमा देते हैं। हालांकि महिमा ने अकेलेपन की कभी कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन कमल को दिन भर उसका घर में रहकर पति का इंतजार करना ग्लानि से भर रहा था। किट्टी पार्टी, शॉपिंग और सैर सपाटा महिमा की फितरत नहीं थी। फिल्में और साहित्य भी उसे बांध नहीं पाता था। ऐसे में कमल ने उसे पुराने शौक जीवित करने का सुझाव दिया। प्रस्ताव महिमा को भी जंच गया और अगले ही रविवार तरुण सपनों में खुद को संगीत की भावी मल्लिका समझने वाली महिमा ने बालकनी के एक कोने को अपनी राजधानी बना लिया। संगीत से जुड़े कुछ चित्र दीवार की शोभा बढ़ाने लगे। गमलों में लगी लताएं रेलिंग पर झूलने लगीं। ताजा फूल गुलदस्ते में सजने लगे। कुल मिलाकर बालकनी का वह कोना एक महफिल की तरह सज गया। महिमा ने रियाज करना शुरू कर दिया। पहले पहल यह मध्यम स्वर में खुद को सुनाने भर जितना ही रहा। फिर जब कुछ कुछ सुर नियंत्रण में आने लगे तो एक माइक और स्पीकर की व्यवस्था भी हो गई। कैरियोके पर गाने के लिए कुछ धुनों को मोबाइल में सहेजा गया। महिमा का दोपहर के बाद वाला समय अब बालकनी में गुजरने लगा। कला चाहे कोई भी हो, कभी भी किसी को संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती। यह तो निरंतर अभ्यास का खेल है और अभ्यास बिना गुरु के मार्गदर्शन के संभव नहीं। तभी तो कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। ऐसा ही कुछ यहां भी हुआ। महिमा कुछ दिनों तो अपने आप को बहलाती रही, लेकिन फिर उसे महसूस होने लगा मानो मन के भाव रीतने लगे हैं। सुरों में एक ठंडापन सा आने लगा है। बहुत प्रयासों के बाद भी जब यह शिथिलता नहीं टूटी तो उसने अपने रियाज को विश्राम दे दिया। जहां से चले थे वापस वहीं पहुंच गए। महिमा फिर से उबने लगी और तब उसकी एकरसता तोड़ने के लिए कमल ने उसे वतन से मिलाया। संगीत गुरु वतन शहर में एक संगीत स्कूल चलाता है। समय समय पर उसके विद्यार्थी स्टेज पर भी अपनी कला का प्रदर्शन करते रहते हैं। कंधे तक लंबे बालों को एक पोनी में बांधे वतन सिल्क के कुर्ते और सूती धोती में बेहद आकर्षक लग रहा था। कौन पहनता है आजकल यह पहनावा। महिमा उसे देखते ही सम्मोहित सी हो गई और मन में उसके यह विचार आया। युवा जोश से भरपूर, संभावनाओं से लबरेज वतन स्वयं को संगीत का विद्यार्थी कहता था।
नवाचार करना उसकी फितरत, चुनौतियां लेना उसकी आदत, नवीनता का झरना अनवरत उसके भीतर फूटता रहता। एक ही गीत पर अनेक कोनों से संगीत बनाने वाला वतन आते ही धूल भरे गुबार की तरह महिमा के सुरों को अपनी आगोश में लेता चला गया। महिमा तिनके की तरह उड़ने लगी। वतन ने संगीत के 8वें सुर की तरह उसके जीवन में प्रवेश किया। महिमा की जिंदगी सुरीली हो गई। रंगों का एक वलय हर समय उसे घेरे रहता। वतन के साथ ने उसकी सोच को भी नए आयाम दिए। उसने महिमा को एहसास करवाया कि मात्र सुर ताल के साथ गाना ही संगीत नहीं है। संगीत अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है। कैरियोके पर अभ्यास करने वाली महिमा जब वाद्ययंत्रों की सोहबत में गाने लगी तो उसे अपनी आवाज पर यकीन ही न हुआ। जब उसने अपनी पहली रिकॉर्डिंग सुनी तब उसे एहसास हुआ कि वह कितने मधुर कंठ की स्वामिनी है। पहली बार उसे अपनी आवाज से प्यार हुआ। सुगम संगीत से लेकर शास्त्रीय संगीत तक और लोकगीतों से लेकर गजल तक सभी कुछ वतन इतने अच्छे से निभाता था कि महिमा के पांव हौले हौले जमीन पर थपकी देने लगते और उसकी आंखें खुद ही मूंदने लगती। महिमा आनंद के सागर में डूबने उतरने लगती। उन पलों में वह ब्रह्मांड में सुदूर स्थित किसी आकाशगंगा में विचरण कर रही होती। यदि संगीत को पूरी तरह से जीना है तो कम से कम किसी एक वाद्ययंत्र से दोस्ती करनी पड़ेगी। इससे सुरों पर आपकी पकड़ बती है। एक दिन वतन ने उससे यह कहा तो महिमा ने गिटार बजाना सीखने की मंशा जाहिर की। उसकी बात सुनकर वतन मुस्कुरा दिया। वह खुद भी यही बजाता है। कला की दुनिया बड़ी विचित्र होती है। यह तिलिस्म की तरह होती है। यह आपको अपने भीतर आने के लिए आमंत्रित करती है, उकसाती है, सम्मोहित करती है। यह कांटे से बांधकर खींच भी लेती है। जो इसमें समा गया वह बाहर आने का रास्ता खोजना ही नहीं चाहता। महिमा भी वतन की कलाई थामे बस बहे चली जा रही थी। गिटार पर नृत्य करती वतन की उंगलियां महिमा के दिल के तारों को भी झंकृत करने लगी। कोई समझ ही न सका कि कब प्रेम के रेशमी धागों की गुच्छियां उलझने लगी। सीखना कभी भी आसान नहीं होता। चूंकि मन हमेशा आसान को अपनाने पर ही सहमत होता है, इसलिए वह सीखने की प्रक्रिया में अवरोह उत्पन्न करने लगता है और इसके कारण अक्सर सीखने की प्रक्रिया बीच में ही छोड़ देने का मन बनने लगता है। महिमा को भी गिटार सीखना दिखने में जितना आसान लग रहा था, हकीकत में उसके तारों को अपने वश में करना उतना ही कठिन था। बार बार असफल होती महिमा ने भी प्रारंभिक अभ्यास के बाद गिटार सीखने के अपने इरादे से पांव पीछे खींच लिए। लेकिन वतन अपने कमजोर विद्यार्थियों का साथ आसानी से छोड़ने वालों में न था। जब भी महिमा ढीली पड़ती, वतन इतनी सुरीली धुन छेड़ देता कि महिमा दोगुने जोश से भर उठती और अपनी उंगलियों को वतन के हवाले कर देती। वतन जब उसे किसी युगल गीत का अभ्यास करवाता तो महिमा को लगता मानो वही इस गीत की नायिका है और वतन उसके लिए ही यह गीत गा रहा है। स्टेज पर दोनों की प्रस्तुति इतनी जीवंत होती कि देखने सुनने वाले किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते। अब महिमा गिटार को साधने लगी थी। अभ्यास के लिए वतन उसे कोई नई धुन बनाने को कहता तो महिमा सब कुछ भूलकर बस दिन रात उसी में खोई रहती। घर में हर समय स्वलहरियां तैरने लगी। कमल भी उसे खुश देखकर खुश था। महिमा सुबह से ही दोपहर होने की प्रतीक्षा करने लगती। कमल को ऑफिस के लिए विदा करने के बाद वह गिटार लेकर अपने अभ्यास में जुट जाती। जैसे ही घड़ी 3 बजाती, महिमा अपना स्कूटर उठाती और वतन के संगीत स्कूल के लिए चल देती। वहां पहुंचने के बाद उसे वापसी का होश ही न रहता। घर आने के बाद कमल उसे फोन करता तब भी वह बेमन से ही लौटती। काश वतन और मैं एक दूसरे में खोए बस गाते ही रहें। वह गिटार बजाता रहे और मैं उसके लिए गाती रहूं। ऐसे ख्याल कई बार उसे बेचैन कर देते थे। वह अपनी सीमाएं जानती थी, लेकिन मन कहां किसी सीमा को मानता है। वह तो बस प्रिय का साथ पाकर हवा हो जाता है। कल एक सरप्राइज पार्टी है। एक खास मेहमान से आप सबको मिलवाना है। उस दिन वतन ने क्लास खत्म होने पर यह घोषणा की तो सब इस सरप्राइज का कयास लगाने लगे।
महिमा हैरान थी कि इतना नजदीक होने के बाद भी वह वतन के सरप्राइज से अनजान कैसे है। घर पहुंचने के बाद भी उसका मन वहीं वतन के इर्द गिर्द ही भटक रहा था। क्या सरप्राइज हो सकता है? महिमा ने कमल से पूछा। हो सकता है उसकी शादी तय हो गई हो, अपनी मंगेतर से मिलवाना चाह रहा हो, कमल ने हंसते हुए अपना मत जाहिर किया। सुनते ही महिमा तड़प उठी। दर्द की लहर कहीं भीतर तक चीर गई। अनायास एक अनजानी देखी लड़की से उसे ईर्ष्या होने लगी। रात बहुत बेचैनी में कटी। उसे करवटें बदलते देखकर कमल भी परेशान हो गया। दूसरे दिन जब महिमा संगीत स्कूल से वापस लौटी तो बेहद खिन्न थी। क्या हुआ? कुछ परेशान हो? क्या सरप्राइज था? जैसे कई सवाल कमल ने एक साथ पूछे तो महिमा झल्ला गई। बहुत काली जबान है आपकी। वतन अपनी मंगेतर को ही सबसे मिलाने लाया था। अगले महीने उसकी शादी है, कहते कहते उसकी रुलाई लगभग फूट ही पड़ी थी। आंसू रोकने के प्रयास में उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा होने लगा तो वह बाथरूम में चली गई। कमल अकबकाया सा उसे देख रहा था। वह महिमा की रुलाई के कारण को कुछ कुछ समझने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे आखिर करना क्या चाहिए। स्त्रीमन अभेद्य दुर्ग सरीखा होता है। युक्ति लगाकर उसमें प्रवेश पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन हाँ, अगर द्वार पर लटके ताले की चाबी किसी तरह प्राप्त हो जाए तो फिर इसकी भीतरी तह तक सुगमता से पहुंचा जा सकता है। कमल को शायद अभी तक यह चाबी नहीं मिली थी। अगले कुछ दिनों तक महिमा की क्लासेज बंद रहने वाली थीं। वतन अपनी शादी के सिलसिले में छुट्टी लेकर गया था। उसके बाद वह हनीमून पर जाने वाला था। महिमा की चिड़चिड़ाहट चरम पर थी। न ठीक से खा पी रही थी, न ही कमल की तरफ उसका ध्यान था। कितनी ही बार कमल ने उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन महिमा के होंठों पर मुस्कान नहीं ला सका। एक दो बार तो गिटार के तार छेड़ने की कोशिश भी की, लेकिन महिमा ने इतनी बेदर्दी से उसके हाथ से गिटार छीना कि वह सकते में आ गया। बीमारी यदि शरीर की हो तो दिखाई देती है, मन के रोग तो अदृश्य होते हैं। ये घुन की तरह व्यक्ति को खोखला कर देते हैं। महिमा की बीमारी जानते हुए भी कमल इलाज करने में असमर्थ था। वतन का प्यार कोई वस्तु तो थी नहीं जिसे बाजार खरीदा जा सके। दो तरफा होता, तब भी कमल किसी तरह अपने दिल पर पत्थर रख लेता। लेकिन यहां तो वतन को खबर ही नहीं है कि कोई उसके प्यार में लुटा जा रहा है। कमल महिमा की बढ़ती दीवानगी को लेकर बहुत चिंतित था। उसने तय किया कि वह कुछ दिनों के लिए महिमा को उसकी मां के पास छोड़ आएगा। शायद जगह बदलने से ही कुछ सकारात्मक असर पड़े। बेटी दामाद को एक साथ देखते ही मां खिल गईं। कमल सास के पांवों में झुका तो मां के मुंह से सहस्रों आशीष बह निकले। एक दिन ठहरने के बाद कमल वापस चला गया। जाते जाते उसका उदास चेहरा मां की आंखों में तस्वीर सा बस गया था। मां ने अकेले में महिमा को बहुत कुरेदा, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। महिमा का उड़ाउड़ा रंग उन्हें खतरे के प्रति आगाह कर रहा था। मां महिमा के आसपास बनी रहने लगी। दाइयों से भी कभी पेट छिपे हैं भला। 2-4 दिनों में ही मां ताड़ गई कि मामला प्रेम का है। ऐसा प्रेम जिसे न स्वीकार करते बन रहा है और न परित्याग। लेकिन भविष्य को अनिश्चित भी तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। एक दिन जब महिमा बालकनी के कोने में कोई उदास धुन गुनगुना रही थी, मां उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। बहुत अपसेट लग रही हो। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मां हूं तुम्हारी बेहतरी ही सोचूंगी, मां ने महिमा के कंधे पर हाथ रखकर कहा। उनके अचानक स्पर्श से महिमा चौंक गई। नहीं, कुछ भी तो नहीं। यूं ही, बस जरा दिल उदास है, महिमा ने यह कहकर उनका हाथ परे हटा दिया। मां उसके सामने आ खड़ी हुई। उन्होंने महिमा का चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया और एकटक उसकी आंखों में देखने लगी। महिमा ने अपनी आंखें नीची कर लीं। कहते हैं कि गोद वाले बच्चे को छोड़कर पेट वाले से आशा नहीं रखनी चाहिए।
यानी जो हासिल है उसे ही सहेज लेना चाहिए बजाय इसके कि जो हासिल नहीं उसके पीछे भागा जाए, माँ ने धीरे से कहा। महिमा की आंखें डबडबा आईं। वह माँ के सीने से लग गई। टप टप कर उनका आंचल भिगोने लगी। माँ ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। कुछ देर रो लेने के बाद जब महिमा ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो बहुत शांत लग रही थी। शायद उसने मन ही मन कोई निर्णय ले लिया था। माँ ने उसका कंधा थपथपा दिया। कमल को फोन करके आने को कह दे। अकेला परेशान हो रहा होगा, माँ ने उसके हाथ में मोबाइल थमाते हुए कहा। अगले ही दिन कमल आ गया। कमल को देखते ही महिमा लहक कर उसके सीने से लग गई। कमल फिर से हैरान था। यह लड़की है या पहेली? कमल उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगा लेकिन असफल रहा। इधर महिमा समझ गई थी कि कुछ यादों को यदि दिल में दफन कर लिया जाए तो वे धरोहर बन जाती हैं। वतन की मोहब्बत को पाने के लिए कमल के प्रेम का त्याग करना किसी भी स्तर पर समझदारी नहीं कही जा सकती, वह भी तब जब वतन को इस प्रेम का आभास तक न हो। और वैसे भी प्रेम कहाँ यह कहता है कि पाना ही उसका पर्याय है। यह तो वह फूल है जो सूखने के बाद भी अपनी महक बिखेरता रहता है। हम कल ही अपने घर चलेंगे, महिमा ने कहा। कमल ने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। महिमा मन ही मन वतन की आभारी है। वह उसकी जिंदगी में न आता तो प्रेम के वास्तविक स्वरूप से उसका परिचय कैसे होता? कैसे वह इसका स्वाद चख पाती? वह स्वाद जिसका वर्णन तो सब करते हैं लेकिन बता कोई नहीं पाता। असल स्वाद तो वही महसूस कर पाता है जिसने इसे चखा हो। हरेक के लिए प्रेम का स्वाद नितांत निजी होता है और उसका स्वरूप भी। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।